रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 10। कुछ साल पहले एक चौराहे पर बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। वहां पर जाम लगा हुआ था। उस जाम को देखकर लग रहा था कि वो आसानी से नहीं खत्म होने वाला। एक टैक्सी ड्राइवर भागते हुए अपनी टैक्सी के पास आया और पीछे वाली खिड़की के पास खड़ा होकर बोला, मैडम बहुत लंबा जाम लगा हुआ है, बहुत टाइम लगेगा। तभी टैक्सी का गेट खुला और उसमें से एक लड़की बाहर आए। उसने कुछ पैसे ड्राइवर को देकर कहा, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना कहकर उसने कार के अंदर से एक पर्स निकाला और तेजी से वहां से बाहर आ गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिया थी। उसने ऊंची हील पहनी हुई थी जिस वजह से उसकी गति धीमी थी। वो परेशान सी चल रही थी। वो अभी कुछ दूर गई थी तभी उसका फोन बजने लगा। सिया ने फोन उठाकर कान में लगाया और जल्दी से कहा, मैं बस आ रही हूँ। उसका ध्यान फोन पर था जिस वजह से उसने ध्यान नहीं दिया और वो किसी से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले किसी का हाथ उसकी कमर पर आ गया। सिया ने नजर उठाकर उस ओर देखा तो वो अगस्त्य था, लेकिन अगस्त्य ने सिया की तरफ नहीं देखा। वो फोन पर बात कर रहा था। सिया जल्दी से खड़ी हुई और वो उसे थैंक्स बोल पाती उससे पहले अगस्त्य वहां से तेजी से जा रहा था। शायद वो बहुत जल्दी था। सिया ने पलटकर अगस्त्य को जाते हुए देखा, लेकिन कमाल की बात थी अगस्त्य को शायद खबर भी नहीं थी जिसकी उसने मदद की वो उसी को देख रही है। सिया बस अगस्त्य को जाते देख रही थी। उसके आसपास लोग तेजी से निकल रहे थे, जाम से निकलने की जल्दी की वजह से। तभी उसका फोन बजा। सिया को होश आया तो उसने फोन कान में लगाकर कहा, ओ शीट। कहते हुए उसने अपने माथे पर हाथ मारा और तेजी से वहां से निकल गई। आपने जवाब नहीं दिया। अगस्त्य की आवाज सुनकर सिया होश में आई। वो अगस्त्य से हुई पहली मुलाकात याद करके मुस्कुरा रही थी। ये देखकर अगस्त्य थोड़ा हैरान हुआ। सिया ने एक नजर अगस्त्य को देखा, फिर बेड पर बैठते हुए बोली, बस यूं ही। अगस्त्य ने उसके बगल में बैठते हुए कहा, यूं ही? मुझे तो नहीं लगता। सिया ने अगस्त्य की तरफ देखा, हम सच बताओ। अगस्त्य ये जानना चाहता था जब से उसे जगदीश ने कहा था कि वो ये सवाल सिया से पूछे कि उसने उससे शादी क्यों की। उसने जल्दी से कहा, हाँ। सिया ने एक नजर अगस्त्य को देखा, फिर नजरें सामने करते हुए कहा, हम आपने मेरी जान बचाई थी इसलिए। सिया की बात सुनकर अगस्त्य हैरान हो गया। उसने दिमाग पर जोर डाला लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया तो उसने सिया से कहा, लेकिन कब? मुझे याद क्यों नहीं? सिया ने आगे कहा, 2 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं सड़क पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। वहां खड़े लोग बस देख रहे थे, तब आपने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया था। कहते हुए उसने अगस्त्य की तरफ देखा जो सिया की बात सुनकर अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था। सिया को समझते देर न लगी कि अगस्त्य को याद नहीं आ रहा। अगस्त्य ने सिया को अपनी ओर देखता पाकर जल्दी से कहा, वो मैं। सिया ने उसकी बात काटते हुए कहा, आपके लिए ये छोटी बात थी, शायद इसलिए क्योंकि आप दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं थी। कहते हुए वो मुस्कुरा दी। अगस्त्य को लगा सिया को बुरा लगेगा कि वो उसे याद नहीं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो उसे समझती थी बहुत अच्छे से। सिया के चेहरे की मुस्कान देखकर उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया तो उसने कहा, वैसे शिवम भी अच्छा लड़का है। सिया समझ गई कि अगस्त्य मजाक कर रहा है तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ मेरे पति के सामने किसी और की तारीफ थी इस नोट फेयर। सिया की बात सुनकर अगस्त्य हंसने लगा। तभी उसकी नजर कमरे में लगी घड़ी की तरफ गई तो उसने जल्दी से कहा, चलो जल्दी सो जाओ, कल सुबह उठना भी, वैसे ही आज लेट हो गए हैं। अगस्त्य की बात सुनकर सिया लेट गई, लेकिन आज उसने अपना चेहरा अगस्त्य की तरफ कर रखा था। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखा, फिर वो भी उसकी तरफ चेहरा करके लेट गया। लेकिन दोनों को नींद कहाँ आने वाली थी। दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ थी। वो दोनों न जाने कितनी देर तक एक दूसरे को देखते रहे और सो गए। इधर शिवम पुल के पानी में पैर लटकाए बैठा था। उसके बगल में 2 शराब की बोतल और एक गिलास रखा था। उसने अभी भी ऑफिस के कपड़े पहने थे। वो अगस्त्य और सिया को अलविदा कहने के बाद बोतल लेकर यहाँ आ गया था। उसके कान में अगस्त्य के कहे शब्द घूम रहे थे, हस्बैंड। उसने एक गिलास पूरा एक सांस में पी लिया। तभी उसे याद आया कि अगस्त्य वही लड़का था जो सिया को उस दिन इवेंट से लेने आया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वही लेट गया। उसके पैर अभी भी पुल में थे। वो जिस लड़की से इतने सालों से प्यार करता था वो लड़की किसी और की हो चुकी थी। उसने धीरे से कहा, बहुत हैंडसम है वो, सच में मुझसे भी ज्यादा केयरिंग है वो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सिया की बातों को दोहराकर खुद से सवाल कर रहा था या सिया की बातों पर यकीन। वो अभी सिया के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसका फोन बजा।
वहां सिया के गम में उतना खो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि फोन उसकी जेब में ही था और उसके पैर पुल में उसने वैसे ही लेटे लेटे फोन उठाकर कान में लगाया और कहा, हेलो। सामने से आवाज आए, नालायक कहाँ है तू, कल के कल तू मुझे मेरे घर पर चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। आवाज सुनकर उसका पूरा नशा खत्म हो गया और वो जल्दी से बैठकर बोला, क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है? सामने से अब सोने की आवाज आई, शिवम तेरे डैड की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी आ जा। शिवम जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, मॉम मैं बस आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गया। अगली सुबह एक बहुत बड़ी कॉटन मिल में एक आदमी अपने हाथ में पेपर पकड़े हुए था। वो हर पेज को ध्यान से पढ़ रहा था। उस पेपर को पढ़ते हुए उसके माथे पर पसीना था और चेहरे पर परेशानी। उसने पूरे पेपर 2 बार पढ़ लिए थे लेकिन उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था। उसने नजर उठाकर सामने देखा तो मनसूख लाल ने कहा, पेपर देखने से सच्चाई बदलने वाली नहीं है वसी साहब, अब ये मील मेरी है। कहते हुए उसने उस वसी साहब के हाथ से पेपर ले लिए। उस आदमी वसी साहब ने हैरान होकर कहा, ये कैसे हो सकता है? मनसूख लाल ने वसी साहब की तरफ एक नजर देखा, फिर उसके बगल में खड़े वकील को देखकर लगा, पेपर तो सही है ना? वकील ने बस सिर हिला दिया। मनसूख लाल में हाथ में पकड़ी छड़ी से वसी साहब को एक तरफ किया और वहां पर रखी कुर्सी के पास आकर बैठते हुए बोला, ये मील अब मेरी है, जो सोचना है अपने घर जाकर सोचो। इतना कहकर उसने वहां खड़े साथ आए बॉडीगार्ड से कहा, इस मील के सारे कर्मचारियों को बुलाओ और उन्हें बताओ कि उनका मालिक कौन है। कहते हुए उसने एक नज़र वसी साहब को देखा। वसी साहब ने मनसूख लाल को देखा और वहां से अपने वकील के साथ निकल गया। वकील ने हैरानी से कहा, सर ये कैसे? वसी साहब ने कहा, पता नहीं। इतना कहकर वो कार में बैठा और ड्राइवर से कार चलाने को कहा। इधर अगस्त्य सुबह सुबह अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहा था लेकिन उसे मिल नहीं रहा था, इसलिए वो कमरे के सारे सामान को इधर उधर करने में लगा था। सिया ने जब कमरे का हाल देखा तो वो हैरान रह गई। अगस्त्य ने पूरे कमरे को इधर उधर कर दिया था। उसने अलमारी के सारे सामान को बाहर निकाल दिया था। ये देखकर सिया ने कहा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अगस्त्य ने परेशान होकर कहा, मैंने कुछ दिन पहले एक फाइल रखी थी, वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। कहते हुए वो सोफे के नीचे फर्श पर देखने लगा। सिया ने हैरानी से अगस्त्य को देखकर कहा, सोफे के नीचे क्या कर रही होगी फाइल आपकी? अगस्त्य ने कहा, क्या पता हो। कहते हुए वो जैसे ही खड़े होने लगा उसकी नज़र सोफे पर बीचे गद्दे के नीचे गई जिसके नीचे से कुछ निकला हुआ था। वो उसे उठाने लगा, तभी सिया ने कहा, अगर ढूंढना है तो बाद में ढूंढना, पहले नाश्ता कर लीजिए। सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने सिया की तरफ देखा जो एक तरफ से सामान उठा रही थी। उसने कहा, ठीक है आप नाश्ता लगाओ, मैं आता हूँ। कहते हुए वो वहां से चली गई। सिया के जाते ही अगस्त्य ने गद्दा उठाया। उसे लगा कि फाइल मिल गई लेकिन वो एक डेयरी थी। उसने डेयरी उलट पलट के देखने लगा, तभी सिया की आवाज आई, आ रहे हैं या नहीं? सिया की आवाज सुनकर अगस्त्य ने जल्दी से कहा, हाँ बस आया। शाम को अगस्त्य अपनी कार में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो पढ़ रहा था। उसके बगल में अनुभव बैठा हुआ अपने फोन को देखकर मुस्कुरा रहा था। अगस्त्य की नज़र जब अनुभव के चेहरे पर गई तो उसने हैरानी से पूछा, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? अगस्त्य की आवाज सुनकर अनुभव ने अपना फोन जल्दी से बंद किया और अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, सर वो। अगस्त्य ने उसे हैरानी से देखा। वो शर्मा रहा था। उसने शायद ही अनुभव को शर्माते देखा था। उसने कहा, एक मिनट, कल तुम और जानू मूवी देखने जाने वाले थे ना? अनुभव ने शर्माते हुए कहा, वो सर। जानू ने हाँ कह दी। अगस्त्य ने कहा, किस चीज के लिए? अनुभव ने कहा, मुझे डेट करने के लिए। अगस्त्य ने अनुभव की तरफ देखा और कहा, वो मान गई, कमाल है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बगल में बैठा शख्स जो उससे उम्र में काफी छोटा था, उसने इतनी जल्दी जानू को दिल जीत लिया था। उसने खुद से कहा, आज कल के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं। अनुभव कुछ कहता तभी उसका फोन बजा। अगस्त्य की नज़र भी अनुभव के साथ उसके फोन की स्क्रीन पर गई तो उस पर जानू का नाम नजर आ रहा था। अगस्त्य ने नजरें दूसरी तरफ करते हुए कहा, उठा लो। अनुभव शायद अगस्त्य से इजाजत लेने वाला ही था और अगस्त्य ने जैसे ही मंजूरी दी उसने तुरंत फोन उठाकर कान में लगाकर कहा, हेलो जानू। अगस्त्य के होठों पर हंसी की लकीर आ गई। कारण था जानू का नाम। अनुभव इतने प्यार से ले रहा था, लग रहा था कि उसके अलावा कोई उसका नाम इतने प्यार से नहीं ले सकता। लेकिन हंसी वाली बात यह थी कि जानू नाम से उस लड़की को हर कोई बुलाता था। वो अभी यही सब सोच रहा था तभी उसकी नज़र सामने वाली सीट पर रखे उसके बैग पर गई।
उसने बैग में अपने हाथ में पकड़ी फाइल डाली, तभी उसकी नज़र बैग में रखी डायरी पर गई। ये वही डायरी थी जो उसे सुबह कमरे से मिली थी, वो उसे साथ ही ले आया था। उसने डायरी बैग से निकाली और उसे खोलकर देखने लग, लेकिन कमाल की बात थी, डायरी पूरी तरह से खाली थी। उसमें एक भी शब्द नहीं था। अगस्त्य के आगे के कई पेज पलटे लेकिन डायरी खाली थी। वो अभी डायरी देख रहा था, तभी रास्ते में गर्दह होने की वजह से कार में झटका लगा और अगस्त्य के हाथ से डायरी जमीन पर गिर गई। अगस्त्य ने नीचे झुककर डायरी उठाते हुए ड्राइवर से कहा, आराम से चलाओ कार, हमें कोई जल्दी नहीं पार्टी में जाने की। कहते हुए उसने डायरी उठाई। डायरी जमीन पर खुली हुई गिरी थी और अगस्त्य ने उसे खुला हुआ ही उठा लिया था। उसने जैसे ही डायरी उठाकर अपनी तरफ घुमाई तो उसकी नज़र किताब के उस पेज पर जी रुक गई, क्योंकि पूरी डायरी खाली होने के बाद भी ये सिर्फ यही पेज भरा हुआ था जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी। इसकी लिखावट सिया की थी। अगस्त्य पढ़ने लगा। पेज के सबसे ऊपर लिखा था विश। उसके बाद पंक्ति कुछ न कुछ लिखा था, जिसमें से कुछ पंक्ति को काटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वो विश पूरी हो गई थी। अगस्त्य वो पेज पढ़ ही रहा था, तभी अनुभव ने कहा, सर हम पहुंच गए। अनुभव की आवाज सुनकर अगस्त्य का ध्यान आया। उसने डायरी बंद करके बोला, चलो फिर। कहते हुए उसने कार का गेट खोला और होटल के अंदर चला गया। यहाँ एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी बहुत जोरों से चल रही थी। सब लोग किसी के चारों तरफ घेरा बनाए हुए खड़े थे, जिस वजह से उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी आवाज आ रही थी। सब लोग उसे बर्थडे विश कर रहे थे। लोग अभी खड़े थे। तभी किसी की आवाज आई, अमायरा मैडम आ गई। आवाज सुनकर सब लोग एक साथ वहां से हटकर खड़े हो गए और अमायरा को जगह दे दी। अमायरा लोगों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके हाथ में बहुत सुंदर गुलाबों का गुलदस्ता था। उसने मुस्कुराते हुए सामने देखा तो वो धनुष खड़ा था। अमायरा ने उसे गुलदस्ता देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। धनुष ने गुलदस्ता अपने हाथों में लेते हुए कहा, थैंक्स। वो अभी बातें करना शुरू कर ही रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, बेटा। धनुष के साथ अमायरा की नजर भी अमायरा के पीछे गई, जहां पर अगस्त्य एक आदमी के साथ खड़ा था। धनुष ने उस आदमी को देखकर कहा, यस डैडी। धनुष के डैडी ने अगस्त्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा ये अगस्त्य है और अगस्त्य ये मेरा बेटा धनुष। धनुष ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, इन्हें कौन नहीं जानता। अगस्त्य ने भी अपना हाथ धनुष के हाथ से मिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे। तभी अमायरा ने धनुष के डैडी को देखकर कहा, हेलो अंकल। अमायरा की आवाज सुनकर सबका ध्यान अमायरा की तरफ गया। धनुष के डैडी ने अमायरा को देखकर कहा, हेलो बेटा, और कैसे हैं आप। अमायरा ने कहा, बहुत अच्छी, आप सुनाइए। धनुष के डैडी ने कहा, बहुत बढ़िया। अरे आपका परिचय तो मैं अगस्त्य का करना भूल ही गया। वो आगे कुछ कहते तभी धनुष ने कहा, डैडी ये दोनों तो रिश्तेदार है, इनका क्या परिचय कराना। धनुष के डैडी ने असमझ से उन दोनों को देखा तो अमायरा ने अपने हाथ में पहनी अंगूठी दिखाते हुए कहा, अभिमन्यु इन्हीं का भाई है। अमायरा की बात सुनकर धनुष के डैडी ने हंसते हुए कहा, मैं न्यूज़ नहीं देखता, सॉरी। अगस्त्य को देखकर, वैसे अगस्त्य आपके भाई की होने वाली पत्नी से तो हम मिल लिए। आप ये बताइए कि आपकी पत्नी से कब मुलाकात होगी। धनुष के डैडी की बात सुनकर अगस्त्य के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, जब वो चाहेगी। धनुष ने कहा, डैडी अमायरा भी तो जानती होगी। अमायरा तुम ही बता दो, कौन है वो। धनुष की बात सुनकर अमायरा ने अगस्त्य की तरफ देखा। सिया का नाम आते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं नहीं बता सकती, वो खुद अपनी पहचान छुपाना चाहती है। अगस्त्य ने अमायरा की तरफ एक नज़र देखा, फिर नजरें फेर ली। वो जानता था कि अगर अमायरा ने अभी सिया का नाम बता दिया तो उसकी इमेज यहाँ नीचे हो जाएगी, जो वो नहीं चाहती थी। तभी धनुष के कुछ दोस्त आए और धनुष को वहां से ले गए। धनुष के डैडी ने अगस्त्य से इजाजत ली और बाकी से मेहमानों की अटेंड करने चले गए। उन दोनों के जाते ही अमायरा और अगस्त्य वहां अकेले थे, लेकिन अगस्त्य की नज़र जहां सामने धनुष के दोस्तों पर थी वही अमायरा की अगस्त्य पर। उसने उसके बगल में खड़े होते हुए कहा, कैसे कर लेते हो ये झूठे दिखावे का नाटक। अगस्त्य ने अमायरा को एक नज़र देखा, फिर कहा, किस बारे में बात कर रही है आप। अमायरा ने भन्हे सिकुड़ते हुए कहा, यही कि तुम्हें मेरे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगस्त्य ने अमायरा को एक नज़र देखा, फिर कहा, क्योंकि मुझे अब फर्क सच में नहीं पड़ता। अमायरा ने हल्का हंसते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगस्त्य ने कहा, आप भी तो नहीं करती। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा। तभी अमायरा ने कहा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे। अगस्त्य ने अब जाकर उसकी तरफ देखा और कहा, चलो फिर सब ठीक करते हैं।
मैं तुमसे एक बात कहूंगा, जो तुम सच मनोगी तो झूठ हो जाएगी, लेकिन झूठ मनोगी तो सच। अमायरा ने उसकी तरफ असमझ से देखा तो अगस्त्य ने कहा, तुम्हारे डैड के पास जो मील के कागज है ना, वो नकली है। इतना कहकर वो बिना अमायरा की सुने वहां से चला गया। अनुभव जो दूर खड़ा था, उसने जब अगस्त्य को जाते देखा तो वो भी उसके पीछे चला गया। वो दोनों बाहर निकले और कार में बैठ गए। अगस्त्य ने अनुभव से कहा, कार पहले तुम्हारे घर जाएगी। इतना कहकर उसने वापस डायरी निकाली और उसका वही पेज खोलने लगा। वो पेज तो नहीं खुला, लेकिन उसके हाथ में एक लिफर आ गया। अनुभव ने अगस्त्य के हाथ में कागज को देखकर कहा, क्या है सर ये? अगस्त्य ने कहा, देख ही रहा हूं मैं भी। कहते हुए उसने वो कागज खोला तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट था। उसने पूरा पढ़ा तो उसने हैरानी से कहा, चांद, इसका मतलब सिया ने वो किताब इनोसेंट किलर लिखी है। कहते हुए उसने अनुभव को देखा तो अनुभव तो जैसे कुछ ज्यादा ही हैरान था। उसने जल्दी से कहा, मुझे सिया मैडम ऑटोग्राफ मिलेगा, मैं जानू को दे दूंगा। अगस्त्य ने हैरानी से उसे देखा। ये लड़का अपनी खुशी में ये भूल ही गया था कि जानू सिया की दोस्त है। उसने उसे याद दिलाते हुए कहा, जानू सिया की दोस्त है, वो खुद ले लेगी। कहते हुए उसने उस लिफाफे में कागज दोबारा रख दिए। अनुभव ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गया। तभी ड्राइवर ने कार रोकी तो अनुभव कार से उतरने लगा। अगस्त्य ने उसे रोककर कहा, अनुभव ये बात किसी को मत बताना। अनुभव ने ओके कहा तो अगस्त्य ने कहा, जानू को भी नहीं। अनुभव ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया। अनुभव के जाने के बाद ड्राइवर ने कार घर तरफ मोड़ ली। अगस्त्य ने डायरी वापस रखी और अपना फोन निकाला और अनुभव को मैसेज किया, 2 टिकट बुक करो ट्रेन की। इतना मैसेज करने के बाद उसने फोन रख दिया। कुछ देर बाद कार उसके घर के सामने रुकी तो वो कार से नीचे उतरा और घर के अंदर आ गया। वो जैसे ही घर में आया, उसकी नज़र सोफे पर पत्ते खेल रहे सिया और जगदीश पर गई। उसके आते ही सिया जल्दी से खड़ी होने लगी। तभी जगदीश ने अपने हाथ में पकड़े आखिर के पत्ते टेबल पर रखते हुए कहा, सिया भागो मत, मैं जीत गया हूँ। सिया वापस बैठ गई और मुंह बनाते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था, मुझे ये खेलना नहीं आता। अगस्त्य शांति से सोफे पर बैठ गया। जगदीश ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, और बेटा कैसा रहा दिन? अगस्त्य ने कहा, डैड अच्छा था, मैं क्या सोच रहा था, सिया अपने काम से कुछ दिन के लिए फ्री है, क्यों हम सब कहीं घूमने चले, वो ट्रेन से। जगदीश ने उसे मना करते हुए कहा, सिया और आपको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला। मेरा तो इस महीने का प्रोग्राम फिक्स हो गया है। सिया ने हैरान होकर कहा, कौन सा प्रोग्राम डैड? जगदीश ने कहा, कुछ दिन बाद मैं और मेरे दोस्त गोवा जा रहे हैं। अगस्त्य ने कहा, डैड आप नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ आ रहे हैं। जगदीश ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं आ रहा, आप जाओ, कपड़े बदलो और खाना खाने आ जाओ। अगस्त्य ने कहा, ओके। कहते हुए वो खड़ा हुआ और बोला, मैं आता हूँ। इतना कहकर उसने बैग उठाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। अगस्त्य के जाने के बाद सिया ने जगदीश से कहा, डैड आप चलिए ना, कितना मजा आएगा। जगदीश ने मना करते हुए कहा, बेटा मेरी कहाँ उम्र है घूमने वाली, मेरी उम्र तो पोता पोती को खिलाने की है। जगदीश की बात सुनकर सिया की गर्दन दूसरी तरफ घूम गई। इधर अगस्त्य कमरे में आया और बैग से वो डायरी उठाकर वापस सोफे के नीचे रख दी। तभी उसके फोन पर अनुभव का मैसेज आया, सर कहाँ की? अगस्त्य ने कहा, दिल्ली की। इतना कहकर उसने फोन वापस रखा और कपड़े बदलने चला। उसे शायद पता था कि जगदीश उनके साथ आने मना कर देंगे। अगले दिन अगस्त्य की नींद जब खुली तो उसका कमरा खाली था। शायद सिया नीचे चली गई थी, इसलिए वो भी जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आया तो सिया, जगदीश और अभिमन्यु नाश्ता कर रहे थे। नाश्ता तो सिर्फ जगदीश और अभिमन्यु कर रहे थे, सिर्फ सिया बैठी हुई अगस्त्य का इंतजार कर रही थी। उसकी नज़र जैसे ही सीढ़ियों से आते अगस्त्य पर गई, उसने कहा, गुड मॉर्निंग। अगस्त्य ने सीढ़ी से आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, और कर ली ना पैकिंग। कहते हुए सिया के बगल में बैठ गया। सिया ने उसे प्लेट पकड़ाते हुए कहा, हाँ बस हो गई है। सिया और अगस्त्य की बातें सुनकर अभिमन्यु ने हैरान होकर कहा, आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? अगस्त्य ने उसे एक नज़र देखा, फिर अपना खाना उठाते हुए कहा, मैं और सिया कुछ दिनों के लिए घूमने जा रहे हैं। कहते हुए खाना खाने लगा। अभिमन्यु ने जगदीश की तरफ देखकर कहा, ऑफिस में काम नहीं है क्या जो बाहर घूमने जा रहे हैं आप? कहते हुए उसने नजरें अगस्त्य की तरफ घुमाई, लेकिन अगस्त्य ने कोई जवाब नहीं दिया। अगस्त्य की जगह जगदीश ने कहा, कभी कभी बाहर का काम छोड़कर घूमने जाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। अभिमन्यु ने कहा, मैं बस ऐसे ही कह रहा था डैड। अगस्त्य ने अब जाकर कहा,
कह तो तुम भी सकते हो, लेकिन तब जब खुद रोज अपने ऑफिस जाओ। अगस्त्य की बात सुनकर अभिमन्यु चुप हो गया और वहां सन्नाटा छा गया। अपना खाना खाने के बाद उसने सिया के कान में कहा, आप तैयार हो जाइए, हमें निकलना है। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने खुद को देखा। वो एक पीले सूट और पलाजो में थी। उसने एक नज़र खुद को देखा, फिर अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने कहा, हम बदलना है, जाओ। अगस्त्य की बात सुनकर सिया कुर्सी से खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चली गई। सिया के जाने के बाद अगस्त्य ने जगदीश से कहा, डेड अपना ध्यान रखना। जगदीश ने कहा, वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हो? अगस्त्य ने सोचकर कहा, परसों सुबह आ जाऊंगा। जगदीश ने हैरान होकर कहा, इतनी जल्दी? अगस्त्य ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, यस डैड, ऑफिस में बहुत काम है, उसका भी तो ध्यान रखना है। इतना कहकर वो खड़ा हुआ और तेजी से अपने कमरे में चला गया। कमरे में सिया साड़ी पहन रही थी। अचानक गेट खुलने से वो चौंक गई और उसके हाथ में जो साड़ी का हिस्सा था वो जमीन पर गिर गया। अगस्त्य का हाथ गेट के हैंडल पर था और उसकी नजरें सिया पर, उसकी कमर पर था। उसे देखकर उसकी आंखें फैल गई थी, गला जैसे फिर भी सूख गया था। अगस्त्य को देखा सिया जल्दी से साड़ी का नीचे गिरा हिस्सा उठाने लगी और बीच बीच में अगस्त्य को भी देख रही थी, जिस चक्कर में साड़ी ढंग से अब बंद भी नहीं रही थी। अगस्त्य ने धीरे से आगे आया और कमरे का गेट बंद करके सिया के पास आया और सिया के हाथ से साड़ी का पल्ला लेकर उसमें प्लेट बनाकर सिया के थोड़े और करीब आया और साड़ी सिया की कमर में फंसा दिया। इस दौरान अगस्त्य का हाथ सिया की कमर पर आया तो लेकिन हटाने की बजाय उसने अपने हाथ की एक उंगली सिया की खुली कमर पर फेरने लगा, लेकिन इस दौरान उसने अपनी नजरें सिया की आंखों से नहीं हटाई। सिया भी उसे ही देख रही थी। सिया ने उसकी इस हरकत पर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगस्त्य। अगस्त्य जैसे सिया की कमर के हर कोने को किसी रास्ते की तरफ जानता था। उसने अब भी वैसे ही खड़े हुए कहा, हम। सिया ने कहा, तुम्हारा हाथ। अगस्त्य ने अपना हाथ हटाते हुए कहा, उफ, जब आपके मुंह से मेरे किए तुम शब्द निकलता है न तो कसम से दिल करता है। वो सिया के पास आया और उसके कान के पास आए बालों को पीछे करते हुए आगे बोला, दिल करता है तुम्हें। अगस्त्य की बातों के हर शब्द से सिया के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। तभी अगस्त्य ने आगे कहा कि मैं तुम्हें किस करूं। इतना कहकर उसने हल्के से अपने होठों को सिया के होठों से छुआ और बाथरूम की तरफ भाग गया। सिया तो कुछ पल के लिए अपनी जगह पर जम गई और जब उसे कुछ समझ में आया उसकी नज़र बाथरूम के गेट की तरफ घूम गई। उसने एक नज़र गेट की तरफ देखा, फिर खुद को साड़ी की प्लेटें बनाकर उसने पल्ला नहीं डाला था। उसने साड़ी सही से पहनी और खुद को शीशे में देखने लगी। वो अभी खुद को शीशे में देख रही थी तभी उसकी नज़र उसकी कमर पर बने तिल पर गई और उसका हाथ उसी तिल पर गया। अगस्त्य के हाथ की उंगली उसकी कमर पर बने तिल पर ही घूम रही थी, जिसका एहसास उसे अब जाकर हुआ। अचानक उसे अगस्त्य की बात याद आई, आपके मुंह से तुम सुनकर दिल करता है। ये शब्द उसके जहन में आते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। तभी बाथरूम से अगस्त्य बाहर आया और बोला, अब भी खूबसूरत लग रही है आप। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने अगस्त्य की तरफ देखा और उसे जैसे ही उसकी बात का मतलब समझ में आया उसने कहा, लड़के होने के अपने ही फायदे हैं। अगस्त्य ने असमझ होकर कहा, फायदे? सिया ने अपनी कमर को साड़ी के पल्ले से ढकते हुए कहा, पूरी तरह से शर्ट और पेंट में अटके रहते हैं, कोई कुछ देखता ही नहीं। सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने अपने शर्ट का पहला बटन खोलते हुए कहा, कोई नहीं, जो मैं आपका देखा वही आप मेरा देख लो। वो सिया की तरफ बढ़ते हुए अपने शर्ट का दूसरा बटन खोलने लगा। सिया ने उसे घूरकर कहा, कोई जरूरत नहीं। अगस्त्य ने कहा, अरे ऐसे कैसे, बहुत जरूरत है वरना आपके साथ नाइंसाफी होगी। कहते हुए वो बाकी के बटन खोलता उससे पहले उन दोनों के कानों में गाड़ी की आवाज गई। गाड़ी की आवाज सुनकर सिया ने कहा, शायद ड्राइवर आ गया है, चलो चले। कहते हुए वो वहां से भाग गई। अगस्त्य भी उसके पीछे आते हुए बोला, मैं भी हूँ साथ में। कहते हुए वो भी सीढ़ियों से नीचे आया। तभी उसकी नज़र हॉल में बैठे मनसूख लाल पर गई तो उसके कदम धीमे हो गए और वो आराम से सीढ़ियों उतरने लगा। यहाँ मनसूख लाल अभी अभी आए थे। उनके हाथ में एक बैग था। सोफे पर बैठे जगदीश की तरफ वो बैग बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, ये छोटा सा तोहफा आपके किए जगदीश जी। जगदीश ने उस बैग को एक तरफ रखकर कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी मनसूख लाल जी, और बताइए कैसे आना हुआ। जगदीश की बात सुनकर मनसूख लाल ने कहा, जगदीश जी, अमायरा और अभिमन्यु की सगाई जल्दी हो गई तो मैं सोच रहा था क्यों न पंडित जी से शादी के किए अच्छी से तारीख पूछ ले। तब तक अगस्त्य भी नीचे आ गया और जगदीश के बगल में बैठते हुए बोला, शादी के लिए इतनी जल्दी क्या, हमने अपने पंडित से पहले ही कह दिया है।
उन्होंने कहा है जब वो अभिमन्यु और अमायरा की कुंडली देख लेंगे तो सही तारीख बता देंगे। अपनी बात कहते हुए उसने अपने पैर चढ़ा लिया। ऐसा लग रहा था उसे मनसुख लाल के आने से ज्यादा खुशी नहीं हुई। अगस्त्य की बात सुनकर मनसुख लाल ने कहा, जल्दी की बात नहीं है बेटा, हमारे पंडित से बात हुई है, उसने इसी महीने की शादी का शुभ मुहूर्त निकाला है। अगस्त्य ने कहा, तो आप पूछने आए हैं और बताने आए हैं कि शादी किस तारीख को होगी? कहते हुए उसने सिया को बैठने का इशारा किया। सिया जो नीचे आते ही मनसुख लाल और जगदीश को बात करते देख किचन में चली गई थी, वो अगस्त्य के आते ही उसके पीछे सोफे के पास खड़ी हो गई तो अगस्त्य के इशारे से वही बैठ गई। मनसुख लाल ने कहा, नहीं अगस्त्य। अगस्त्य ने उन्हें हाथ दिखाते हुए कहा, हमें अभी शादी की कोई जल्दी नहीं है, इस महीने तो बिल्कुल नहीं, अभिमन्यु को बहुत से काम है, और रही बात अमायरा की तो शायद उनके भी किसी फिल्म के शूट चल रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों भी व्यस्त हैं। किसी दिन आप अपने और हम अपने पंडित को साथ में बैठाकर एक सही तारीख तय कर लेंगे। कहते हुए उसने हाथ जोड़ दिए। बात साफ थी, वो उन्हें जाने का इशारा कर रहा था, जो वो समझ गए और अपने हाथ जोड़कर बोले, फिर मिलते हैं जगदीश जी। कहते हुए वो खड़े हुए बाहर चले गए। उनकी जमीन पर चलती छड़ी से पता चल रहा था उन्हें गुस्सा आ रहा था। जब तक उसकी कार की जाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ी तब तक किसी ने कुछ नहीं कहा। कार के जाते ही अगस्त्य ने नौकर को आवाज लगाई। नौकर वहां आया तो अगस्त्य ने टेबल पर रखे बैग को उसे देते हुए कहा, इसे फेंक दो अभी। सिया ने कहा, लेकिन जगदीश ने कहा, आप नहीं समझोगी बेटा, ये इंसान जो दिखता है वो है नहीं, तोहफे दे या फूल दोनों ही इससे लेना खतरनाक है। खैर ये सब छोड़ो, आप दोनों जा नहीं रहे? अगस्त्य को जैसे याद आया और वो खड़ा होकर बोला, अरे हाँ चलो सिया। कहते हुए उसने अपना हाथ सिया की तरफ बढ़ाया तो सिया ने अगस्त्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, डैड आप अपना ध्यान रखना, खाना समय से खाना और समय से दवाई लेना और सोना भी। अगस्त्य ने उसकी लिस्ट बंद करते हुए कहा, अब चलो भी। अगस्त्य को देखकर जगदीश ने हंसते हुए कहा, इसे बहुत जल्दी है। वसी साहब एक कुर्सी पर बैठे हुए थे, जो आगे पीछे हो रही थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उनके पास उनका वकील खड़ा था और 2 कार और लोग भी थे। तभी एक बाइक उनके घर के सामने रुकी और उस पर से एक आदमी निकला और अपनी कमर से कुछ पेपर निकालकर वसी साहब के सामने करते हुए कहा, ये रहे पेपर आपके मील का। उस आदमी की बात सुनकर सब हैरान हो गए। यहां तक ही वसी साहब अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और उसके हाथ से पेपर लेकर उसकी तरफ देखा। तभी उस आदमी ने अपनी जेब से फोन निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया तो उन्होंने फोन लेकर कान में लगाया। सामने से आवाज आई, मेरा वादा पूरा हुआ, अब आपकी बारी। कहते हुए फोन कट गया। वसी साहब ने फोन उसे देते हुए कहा, तुम्हारा मालिक कौन है? अगस्त्य और सिया कार में बैठे, तभी ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। अगस्त्य ने ड्राइवर से कहा, कोई गाना चालिए। अगस्त्य की बात सुनकर ड्राइवर ने कार में गाना चला दिया। सुन जालिमा मेरे सानू कोई डर ना। सिया ने अगस्त्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया तो अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और इशारे से पूछा, कि क्या हुआ? कि समझेगा जमाना। ओह तो वीसी कमली। सिया ने अगस्त्य के कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैं वीसा कमला इश्क दा रोग सयाना। अगस्त्य ने कहा, ये आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। कहते हुए मुस्कुरा दिया। हम कुछ देर बाद कार रुकी तो अगस्त्य और सिया कार से बाहर निकले। अगस्त्य ने एक बैग उठाया और उसे अपने कंधे पर डालकर सिया को चलने का इशारा किया। सिया ने देखा सामने एक रेलवे स्टेशन था। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? अगस्त्य ने सिया का हाथ पकड़ा और उसके साथ जल्दी से चलने का इशारा किया। वो चेकिंग के बाद जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तभी अगस्त्य के कानों में ट्रेन की आवाज गई तो उसने कहा, जल्दी। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? वो दोनों जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए और अपनी सीट में बैठ गए। उनके बैठने के कुछ देर बाद ट्रेन शुरू हुई। कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर। दोनों ने अपनी सीट देखी और वही बैठ गए। वो दोनों आमने सामने बैठे थे खिड़की के पास, जहां से ठंडी हवा सिया के चेहरे पर आ रही थी और उसके खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। रहूंगा बस वही उम्र भर, हाय जितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। अगस्त्य ने सिया की तरफ नजर उठाई तो उसने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी हाय। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और सफर धीरे धीरे कट रहा था। वो दोनों कभी फोन में साथ में गेम खेल रहे थे। ऐसे ही दिन से रात और रात से सुबह हो गई और 20 घंटे के सफर के बाद ट्रेन रुकी तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े रेलवे स्टेशन से बाहर आए।
सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? अगस्त्य ने एक ऑटो रोका और उसमें पहले सिया को बताया, फिर खुद भी बैठ गया। जालिमा, तेरे इश्क च में हो गई आ कमली। हाय दिल्ली की सुबह 7 बजे, सड़कें कहीं खाली तो कहीं भरी थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे लेकिन दुकानें सारी बंद थी, यहाँ तक कि मॉल भी। ऑटो कुछ देर बाद एक घर के सामने रुका तो वो दोनों ऑटो से बाहर आए। अगस्त्य ने ऑटो वाले को पैसे दिए और सिया के साथ घर की तरफ बढ़ने लगा। मैं तो यूं खड़ा कि सिया ने घर की तरफ देखकर कहा, ये किसका घर है? सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना सिया के साथ। अगस्त्य ने घर के अंदर कदम बढ़ाते हुए कहा, हमारा। वो अभी कुछ कदम ही घर की तरफ बढ़े थे, तभी बारिश की कुछ बूंदें उनके ऊपर पड़ने लगी। सिया ने सिर ऊपर करके आसमान की तरफ देखा। अगस्त्य ने जब बारिश आते देखा तो सिया से कहा, घर के अंदर चलो। कहते हुए वो तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगा। उसका हाथ अब भी सिया के हाथ में था। छुपके से आके तूने आके दिल में समा के तूने। सिया ने कुछ कदम चलने के बाद अगस्त्य का हाथ छोड़ दिया और बाहर ही रुक गई। अपने हाथ से सिया का फिसलता हाथ पाकर अगस्त्य ने पीछे पलटकर देखा तो एक प्यारी सी लड़की साड़ी पहने हुए बारिश में भीग रही थी। उसकी साड़ी का पल्ला उसके कंधे से फिसलकर उसकी बाह पर आ गया था। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाए हुए बारिश का मजा ले रही थी। वो लड़की सिया थी, जिसे बारिश में यूं घूमते देख अगस्त्य के होठों पर भी मुस्कान आ गई। छेड़ दिया कैसा ये फसाना? सिया ने अगस्त्य को अपनी तरफ देखता पाया तो इशारे से उसे बुला लिया। अगस्त्य ने अपने कंधे से बैग उठाकर नीचे रखा और सिया की तरफ बढ़ गया। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। सिया ने अगस्त्य का हाथ पकड़ा और किसी बच्ची की तरह कूदने लगी। अगस्त्य के होठों पर हंसी आ गई। वो दोनों हाथ पकड़े बारिश में भीग रहे थे, लेकिन भीगते हुए न जाने कब वो बारिश में डांस करने लगे। जहां सिया के दोनों हाथ अगस्त्य के कंधों पर आ गए थे, वहीं अगस्त्य के दोनों हाथ सिया की खुली कमर पर आ गए थे। ऐतबार भी तुझी से होता है, आओ ना होश में मैं, कभी बाहों में है तेरी जिंदगी हाय। दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों पर था। दोनों के कदम अब डांस करना रोककर एक दूसरे पर था। वो दोनों एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। है नहीं था पता कि तुझे मान लूंगा खुदा। करीब आते आते कुछ ही पल के बाद उन दोनों के होठ एक दूसरे के होठों से मिल गए थे और जो आंखें अभी तक खुली हुई एक दूसरे की आंखों में झांक रही थी वो बंद हो गई थी। कि तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा हर पहर किस करने के कुछ पल बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए और एक साथ नजरें एक दूसरे की तरफ उठाई तो अगस्त्य ने एक पल की भी देरी नहीं की और सिया को अपनी बाहों में उठाया और घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? सिया ने गेट पर हाथ मारकर उसे रास्ता दिया, लेकिन इस दौरान दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही थी। अगस्त्य सिया को बाहों में उठाए हुए घर में बने किसी कमरे में आ गया और सिया को आराम से बेड पर लेटा दिया। कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा, बस वही उम्र भर हाय। सिया को लेटाने के बाद वो सिया की तरफ झुका और उसके होठों पर एक बार फिर होठ रख दिए। वो सिया को किस करते हुए कब उसके ऊपर आ गया पता ही नहीं चला। उसके हाथ सिया की कमर से होते हुए ऊपर उसकी बाह पर, फिर उसके दोनों मजबूत हाथों में आ चुके थे। कुछ पल बाद धीरे धीरे करके उनके बीच की सारी दूरी खत्म होती जा रही थी और वो दोनों न जाने कब दिल्ली की बारिश होने के बाद ठंडे मौसम में एक दूसरे के साथ प्यार के समंदर में डुबकियां लगा रहे थे। कुछ घंटों बाद सिया सो चुकी थी लेकिन अगस्त्य जाग रहा था। वो दोनों एक ही चादर में थे। अगस्त्य का हाथ सिया के सिर पर, सिया बालों को सहला रहा था, वही दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। लेकिन उसकी नजरें अब भी सिया पर ही थी और उसके होठों पर मुस्कान थी। उसे देखकर लग रहा था कि उसे सिया के जगने की जल्दी नहीं है। यो सिया को ऐसे भी देखना पसंद करता है। वो अभी सिया को कुछ और देर देख पता उससे पहले उसका फोन बजा। फोन बजने की आवाज सुनकर अगस्त्य होश में आया और उसकी नजर बेड के नीचे गिरे कपड़ों पर गई। वो जल्दी से झुका और अपनी पैंट उठाई, जो पूरी तरह से गीली थी बारिश में भीगने की वजह से, लेकिन शुक्र था फोन सही था। उसने फोन जेब से निकाला और कान में लगाया तो फोन की स्क्रीन पर डैड लिखा। उसे याद आया कि यहाँ पहुंचने की खबर उसने अपने डैड को अभी तक नहीं दी। उसने जल्दी से फोन उठाया और कान में लगाकर कहा, हेलो डैड, वो मैं और सिया पहुंच गए हैं। सामने से जगदीश की आवाज आई, ओके बेटा, आराम से 1-2 हफ्ते रुक कर आओ, कोई चिंता मत करना। अगस्त्य के होठों पर कुछ सोचकर मुस्कान आ गई। उसने कहा, ओके डैड। अगस्त्य की बात सुनकर सामने से जगदीश ने फोन काट दिया और नजर सिया की तरफ घुमाई तो वो जाग गई थी और अपनी बिल्ली जैसी आंखों से उसे घूर रही थी। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ? कहते हुए वो भी सिया के साथ लेट गया। सिया ने कहा, आप मेरे कपड़े लाइए, मुझे भूख लगी है। अगस्त्य ने खड़े होकर कहा, ओके
अगस्त्य को सिया ने जैसे ही चादर से बाहर जाते देखा उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अगस्त्य के कदमों की आवाज सुनने लगी। जब अगस्त्य ने वही पड़े पहनते हुए सिया को देखा तो उसके कानों के पास आकर कहा, अब बजा क्यों है देखना, मेरा सब कुछ तो देख ही चुकी है आप। अगस्त्य की ये बात सुनकर सिया ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली और चादर मुंह पर डाल दिया। सिया की ये बात सुनकर अगस्त्य हंसते हुए वहां से चला गया। उसकी कपड़े वो घर से ही लेकर आए थे बैग में और बैग से कपड़े लेने बाहर ही जाना था क्योंकि वो बैग बाहर ही छोड़ आया था। सिया ने अगस्त्य के हंसने और कदमों की आवाज को दूर जाते देखा तो छुपके से चादर से मुंह निकाला और कमरा खाली देखकर चादर सहित बाथरूम की तरफ भाग गई ताकि अगस्त्य को उसे और छेड़ने का मौका न मिले। लेकिन अगस्त्य जैसे ही बाहर आया और उस ओर देखने लगा जहां उसने बैग रखा था तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कमरे में बेड के एक कोने में अगस्त्य अपने गीले कपड़े में सिर नीचे करके बैठा हुआ था। उसने एक नज़र फर्श को देखा, फिर नजरें थोड़ी सी उठाकर सामने देखा तो सामने बेड के दूसरे कोने में सिया बैठी थी। उसने बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल पूरी तरह से गीले थे जो ये बताने के लिए काफी थे कि वो अभी नहा कर आई है, लेकिन उसकी गुस्से से भरी हुई थी और अगस्त्य की तरफ थी। सिया को अपनी ओर देखता पाकर उसने जल्दी से नीचे वापस से झुका ली। सिया ने गहरी सांस छोड़ी और जमीन पर रखे बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैग में रखे कपड़े कैसे गीले हो गए? जो पूरी तरह से गीला था। अगस्त्य ने सफाई देते हुए कहा, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने बैग चबूतरे पर रखा ताकि वो गीला न हो, लेकिन जब मैं बैग लेने गया तो बैग नीचे गिरा मिला। सिया ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ये सब तो ठीक है लेकिन इन कपड़ों के अलावा हमारे पास कपड़े नहीं है, हम बाहर कैसे जाएंगे और मुझे तो भूख भी लगी। सिया का इतना कहना ही था कि अगस्त्य ने कहा, कोई नहीं, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ, जब तक खाना खाएंगे तब तक मशीन में सूख जाएंगे। सिया ने बैग उठाते हुए कहा, ठीक है, आप पहले कर लेकर वरना जुकाम हो जाएगा। सिया की बात मानकर अगस्त्य बाथरूम में चला गया और सिया भी बैग से काम का सामान निकालकर कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन के पास चली गई। कुछ देर बाद अगरुए बाथरूम से बाहर आया लेकिन उसने सिर्फ टॉक सपेटा हुआ था। उसके हाथ में एक बाल्टी थी जिसमें उसके गीले कपड़े थे। वो बाल्टी लेकर वॉशिंग मशीन रखे कमरे की तरफ चला गया। इधर सिया कपड़े सुखा रही थी तभी अगस्त्य वहां आ गया। उसने कतर घुमाकर मेट की तरफ देखा तो अगस्त्य ने बाल्टी वहां रखते हुए कहा, सूख गए क्या कपड़े? कहते हुए उसने सिया की तरफ देखा जो जवाब देने की बजाय उसे निहार रही थी। अगस्त्य ने जब उसकी नजरी का पीछा किया तो सिया की नजर उसके चौड़े सीने पर थी। ये देखकर आस ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरे चेहरे से ज्यादा मेरी बॉडी अच्छी है। अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने कहा, वो तो है ही। कहते हुए उसने बाल पीछे किए। अगस्त्य ने सिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, ओके, तो क्यों न फिर दोबारा से एक्सरसाइज हो जाए जो हमने कुछ देर पहले की थी। अगरुए की बात सुनकर सिया की नजरें झुक गई और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो पलटते हुए बोली, मैं ये कपड़े सुखाकर आती हूँ, तब क्यों कुछ ऑर्डर कर दो। अब आगे चैप्टर 83। सिया ने अगस्त्य के जाने के बाद गहरी सांस अड़ी और खुद से कहा, पागल। अगरुए ने अपना चेहरा उसके सामने करते हुए कहा, पता है। अगस्त्य की अचानक से आवाज सुनकर सिया डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। सिपा को डरा देखकर अगस्त्य हंसने लगा। सिया ने जब देखा कि वो अगस्त्य है तो वो उसे मारने लगी। अगस्त्य हंसते हुए उससे पिट भी रहा था और धीरे धीरे उसे अपने गले से भी लगा रहा था और बार बार सॉरी कह रहा था। इधर अभिमन्यु एक कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसके माथे पर बल आए हुए थे, उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर थे और उसका सिर पीछे वाली सीट पर। वो अभी आराम से बैठा हुआ था तभी उसका फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा और परेशान होकर फोन उठाकर कान में लगाकर कहा, हेलो। सामने वाले ने कुछ कहा तो अभिमन्यु ने कहा, सर, हम बदल देंगे ड्रेसेज, आप चिंता मत करिए। अभिमन्यु की बात सुनकर सामने वाले ने कुछ कहा तो अभिमन्यु के चेहरे पर थोड़ी राहत नजर आई और उसने सामने वाले का फोन काटकर वहीं सीट पर रख दिया और कार शुरू करके कहा, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे साथ। कहते हुए वो कार तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। वो अभी कुछ दूर कार लेकर आया था, अचानक कोई कार के सामने आ गया। उसने जल्दी से ब्रेक लगाया और जब उसे कुछ समझ में आया तो सामने देखा, सामने एक औरत खड़ी थी। वो कार के बाहर से उसे देख रही थी। अभिमन्यु की नजर जब उस औरत पर गई तो उसने गले से घूंट नीचे उतारते हुए कहा, मॉम। कहते हुए वो कार से उतरने लगा लेकिन वो रुक गया और कार पीछे लेकर उस औरत के बगल से चला गया। उस औरत ने कार को दूर जाते देखा। वो न जाने कब तक खड़ी रही लेकिन अभिमन्यु की नजर शीथे पर थी। वो भी उसी औरत को देख रहा था। उसे देखकर लग रहा था
जब वो औरत आंखों से ओझल हो गई तो उसने नजरें सामने कर दी। कुछ देर बाद कार उसकी कंपनी के सामने रुकी तो वो कार से उतरा और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आया और कंपनी के गेट खोलकर कहा, किसने मॉल में ड्रेसिंग सप्लाई की थी? अभिमन्यु की बात सुनकर एक लड़का अपनी कुर्सी से खड़ा होकर बोला, सर मैंने अभिमन्यु में उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, तुमने ड्रेसेज को चेक किया था? एक नहीं बल्कि 2 मॉल में डैमेज ड्रेसेज के बॉक्स गए हैं। लड़के ने सिर नीचे करके कहा, सॉरी सर। अभिमन्यु ने कहा, सॉरी बोलने से सब ठीक तो नहीं हो जाएगा। तुम्हारी वजह से, उन डैमेज ड्रेसिंग की वजह से मेरी कंपनी की रेपुटेशन की धज्जियां बन गई है, उसका क्या? लेकिन उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमन्यु ने एक नज़र लड़के को देखा, फिर कहा, ड्रेसेज के बॉक्स आ रहे हैं, सही बॉक्स भेज दो और एक बार चेक कर लेना। कहते हुए वो वहां से चला गया। लड़के ने गर्दन घुमाकर अभिमन्यु को देखा लेकिन फिर से गर्दन नीचे की। उसके चेहरे को देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उसे अपनी गलती का एहसास भी है। वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और गहरी सांस छोड़कर वापस से अपने काम में लग गया। यहाँ वसी साहब और मसूक लाल दोनों हो अगल बगल बैठे हुए थे। उनके सामने एक जज बैठा था। उसके दोनों की कुर्सी के पीछे काले कपड़े में वकील खड़ा था। जज ने उन दोनों के दिए पेपर को देखकर कहा, मनसूख लाल और वसी साहब, इसमें से वसी साहब के पेपर सही है। मनसूख लाल ने हैरानी से कहा, यह कैसे हो सकता है सर, एक बार आए दोबारा चेक करिए। जज ने गर्दन न में हिलाकर कहा, नहीं आपके पेपर नकली है। मैं आपको चेतावनी देता हूं, अगर आप ऐसे ही फ्रॉड काम करेंगे तो अगली बार जेल में होंगे। इस बार आप पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इतना कहकर उन्होंने कुछ लिखा और पेपर अपने बगल में खड़े आदमी को दे दिया और उन्हें जाने का इशारा किया। मनसूख लाल और वसी साहब जब उस जगह से बाहर आए तो मनसूख लाल ने गुस्से में वसी साहब को घूरते हुए कहा, तुम। वसी साहब ने उसकी बात काटते हुए कहा, जो दूसरे के साथ बुरा करता है उसे दूसरे के हक की चीज भी नहीं मिलती और जो उसके पास होता है वो भी छीन लिया जाता है। इतना कहकर उसने तिरछी मुस्कान उसे दी और वहां से चला गया। मनसूख लाल ने गुस्से में उसे जाते देखा और फोन जेब से निकालकर एक नंबर पर मिला दिया, लेकिन सामने से किसी ने नहीं उठाया तो उसने गुस्से में फोन काट दिया। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, सर आपको जुर्माना भरना है। मनसूख लाल ने गर्दन हिला दी और उसके साथ वहां से चला गया। दिल्ली शाम को सिया और अगस्त्य एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर दिल्ली की फेमस जगहों पर घूम रहे थे। दोपहर में अगस्त्य ने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था और कुछ देर में कपड़े सूखने और खाना खाने के बाद वो कपड़े बदलकर बाहर दिल्ली की सड़कों पर घूमने वो दोनों अभी घर के रास्ते की तरफ थे। तभी अगस्त्य की नज़र एक रेडी पर गई तो उसने सिया से कहा, सिया चलो छोले भटूरे खाते हैं। सिया ने सिर हिला दिया और उसके साथ उस तरफ बढ़ गई। अगस्त्य और सिया दोनों छोले भटूरे खाने लगे। सिया ने छोले भटूरे खाते हुए कहा, ये तो बहुत टेस्टी है। अगस्त्य ने धीरे से कहा, यस। कहते हुए उसने एक नज़र सिया को देखा और उसे देखते हुए खाने लगा। सिया ने चलते हुए कहा, यहाँ ठंड कुछ ज्यादा नहीं है। अगस्त्य ने कहा, हम हैं तो। सिया ने कहा, तो कल हम वापस जा रहे हैं। अगस्त्य ने कहा, अभी नहीं। कहते हुए वो उसका हाथ कड़कर एक दुकान के अंदर आ गया। सिया ने देखा ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप थी। वो थोड़ी हैरान हुई। अगस्त्य ने एक नज़र पूरी दुकान पर डाली, फिर वहां खड़े आदमी से कुछ कहा तो उसने एक लैपटॉप उसे दिखाना शुरू कर दिया। अगस्त्य ने एक लैपटॉप की मात्रा पर लिया और उसे पैक करा लिया। सिया ने हैरानी से कहा, लैपटॉप क्यों? अगस्त्य ने लैपटॉप की मात्रा पर की पेमेंट करके लैपटॉप की मात्रा पर लेते हुए बोला, हम कुछ दिन यही रहने वाले हैं। सिया ने कहा, लेकिन डैड से तो कहा था कि हम कल ही घर पहुंच जाएंगे। अगरुए ने उसके साथ बाहर जाते हुए कहा, एक दिन में हम दिल्ली नहीं घूम सकते इसलिए कुछ दिन यही रुक जाते हैं। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। सिया ने कहा, ठीक है, फिर हम कुछ सब्जियों ले लेते हैं, घर पर ही खाना बनेगा। अगस्त्य ने सिया की बात मान ली और सिया के साथ सब्जी लेने लगा। सुबह अगस्त्य की नींद जब खुली तो उसे अपना बेड खाली नजर आया। वो जल्दी से खड़ा हुआ और सिया को ढूंढते हुए कमरे से बाहर आया तो उसकी नज़र किचन में खड़ी सिया पर गई। उसने उसकी शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी होने की वजह से सिया के घुटनों से बहुत ऊपर तक आ रही थी। वो शायद सुबह सुबह नहा धोकर नाश्ता बनाने के लिए किचन में आ गई थी और सब्जी काटने लगी थी। उसने धीमे कदमों से सिया के पास गया और उसे पीछे से बाहों में लेते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। कहते हुए उसने अपना सिर किया के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। सिया के कानों में जब अगस्त्य की आवाज गई तो उसने कहा, गुड मॉर्निंग। उसने एक तिरछी नजर अगस्त्य पर डाली तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे गले लगा हुआ था।
उसने नजरें वापस से सब्जी की तरफ घुमाते हुए कहा, अगस्त्य जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता करते हैं। अगस्त्य ने वैसे ही खड़े हुए जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं खाना। सिया के चेहरे पर हैरानी आ गई। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ? अगस्त्य ने आंखें खोली और अपने हाथ सिया के पेट से हटाकर के हाथ से चाकू ली और चाकू नहीं सब्जी के पास रख दी। सिया अपने हाथ हवा में रोके हुए अगस्त्य की हर हरकत को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या करना चाहता है, जिसका जवाब उसे गोली ही देर में मिल गया। अगस्त्य ने सिया के हाथ से चाकू रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया। वो दोनों आमने सामने थे। अगस्त्य ने सिया को अपनी बाहों ने उठा लिया और स्लेव पर बैठाते हुए कहा, क्योंकि अभी मेरा नॉन वेज खाने का मन है। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ सिया के दोनों तरफ स्लेव पर रख दिए। सिया के माथे पर बल आ गए, क्योंकि अगस्त्य वेज था तो नॉन वेज। वो अभी यही सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अगस्त्य पर गई, जो होठों पर कतीलाना मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। सिया जैसे ही अगस्त्य के कहे इशारे का मतलब समझ गई, उसके चेहरे के भाव बदल गए और नजर उठाकर अगस्त्य की तरफ देखा। अगस्त्य तो सिया को स्लेव पर बैठाने के बाद उसे निहार रहा था। स्लेव पर बैठाने की वजह से सिया के गोरे पैर उसकी आंखों के सामने थे, जिन्हें देखकर उसकी आंखें हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सिया की तरफ देखा, जो उसे ही देख रही थी। शायद वो उसके कहने का मतलब समझ गई तो उसके होठों पर आए मुस्कान बड़ी हो गई। तभी अगस्त्य ने अपना एक हाथ सिया के पैर पर फेरते हुए कहा, आपको किसी ने बताया है कि आपके पैर बहुत खूबसूरत है? अगस्त्य की कही बात सुनकर सिया ने अगस्त्य के गले में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा और उसके कान के ठीक पास आकर कहा, आपके अलावा किसी ने कहा ही नहीं। सिया के होठ अगस्त्य के कानों को छू रहे थे और उसकी प्यारी आवाज ने अगस्त्य के हाथ जो सिया के पैर पर थे उसे रोक दिया था। सिया की बात कहने के बाद साटा रहा और अगले ही पल अगस्त्य में बिना कुछ सोचे समझे सिया को अपनी बाहों में उठाया और कमरे की तरफ बढ़ने लगा। सिया ने हाथ किचन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे नाश्ता? अगस्त्य ने कहा, हम बाहर से ऑर्डर कर देंगे। कहते हुए उसने अपने होठों से सिया के होठों को शांत कर दिया, उसे किस करके। सिया भी उसका साथ देने लगी। अगस्त्य सिया के होठों पर किस करते हुए उसे उसके कमरे में ले गया और उसे बेड सिया के लेटने की वजह से उसकी शर्ट थोड़ी ऊपर हो गई थी। अगस्त्य ने सिया के होठों से अपने होठों को आजाद किया और सिया के पैरों के पास आ गया और उसके पैरों को किस करते हुए बोला, आपको पता है, आपके पैर बहुत खूबसूरत है। सिया ने बैठते हुए कहा, मुझसे भी? अगस्त्य ने नजर उठाकर सिया की तरफ देखा और कहा, आपके हैं। इसलिए ही सिया को अगस्त्य से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से उसके होठों पर मुस्कान आ गई। इधर सिया और अगस्त्य एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे, वहीं यहाँ मुंबई में सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही थी। अमायरा, जो कि किसी कैबिन का सामान इधर उधर फेंक रही थी, उसे वहां मौजूद कुछ एक्ट्रेस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद अमायरा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी उसके कैबिन का गेट खुला और एक लड़का वहां आया। उसने एक नज़र वहां खड़ी एक्ट्रेस पर डाली, फिर उन्हें वहां से जाने का इशारा किया तो सारी एक्ट्रेस बिना कोई सवाल जवाब किए वहां चली गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।